हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोलिसफर्मी। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि एक हमारी एक्रोसोमल रिएक्शंस होती है, जिसके अंदर हमने क्या बताया था कि जो हमारा स्पर्म होगा ना, स्पर्म के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक्रोसोमल रीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो एक्रोसोमल रीजन होगा ना, वो हमारा क्या हो जाता है, प्रोक्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक्रोसोम रीजन के अंदर या फिर जो हमारी यहाँ पे एक्रोसोमल वेसिकल होती है उसके अंदर हमारे जो डिफरेंट एंजाइम्स होंगे वो यहाँ से हमारे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और जो ये हमारे एंजाइम्स या फिर कुछ प्रोटीन्स होंगे जो यहाँ से रिलीज होते हैं, वो क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे एग होता है ना, एग के अंदर ये क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे जेली होती थी। ठीक है, जो कि इसको सराउंड करके रखती थी। उसके अंदर हमारे यहाँ पे एक और लेयर होती थी जिसको हम क्या कहते थे, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारी हो जाती है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। तो अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे बेसिक जो हमारे एक्रोसोमल वेसिकल्स थे, वहां से हमारे जो प्रोटीन्स या फिर हमारे कुछ एंजाइम्स जो रिलीज हुए हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इस जेली को यहाँ पे उस जेली के बीच से एक हमारा पाथवे बनाएंगे। ठीक है, एक रास्ता बनाएंगे, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे स्पर्म होगा ना, वो यहाँ पे इसके अंदर एंटर करेगा। ठीक है, और वो कहाँ पे जाएगा, जो यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होगी वहां पे। ठीक है, अब जब ये व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के ऊपर पहुंच जाता है ना, तो वहां पे हमें क्या मिलते हैं, वहां पे हमें मिलेंगे बाइंडिंग रिसेप्टर। ठीक है, वहां पे हमें क्या मिलेंगे, बाइंडिंग रिसेप्टर मिलेंगे। अब बाइंडिंग रिसेप्टर यानी कि बाइंडिंग हमें कहाँ पे मिलेगा, वो मिलता है हमें स्पर्म के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा एक्रोसोमल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, जो कि इसको कवर करके रखे हुए है, और ये हमारे यहाँ पे एक्रोसोमल रीजन हो गया, और इसके अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे ग्लोबुलर एक्टिन है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हमारे यहाँ पे स्पर्म और एग दोनों एक दूसरे के टच में आते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे जो हमारे एक्टिन्स होंगे ना, वे माइक्रोफिलामेंट की फॉर्मेशन करेंगे पॉलीमराइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है ना, वो हमारी यहाँ पे रप्चर हो जाती है। रप्चर होने की वजह से क्या होगा कि जो भी यहाँ के कंटेंट यानी कि जो एंजाइम्स होंगे वो यहाँ से रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे एक्रोसोमल एंजाइम यहाँ से रिलीज हो गई। ये रिलीज हुए एंजाइम क्या करेंगे, जो हमारी यहाँ पे जेली होगी उसको यहाँ पे पोर्ट्रेट करेंगे, जिसकी वजह से ये यहाँ पे हमारा एक पाथवे बनेगा, एक रास्ता बन जाएगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि स्पर्म यहाँ पे एंटर करेगा। ठीक है, एंटर करने के बाद वो जैसे यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन तक पहुंचता है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि जो हमारे यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट थे ना, ठीक है, वे क्या कर लेते हैं, पॉलीमराइजेशन के थ्रू एक यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट की फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा एक्टिन माइक्रोफिलामेंट की फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये हमारे एक्टिन थे ना, एक्टिन के ऊपर हमारे यहाँ पे होते हैं बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो जैसे ही हमारे यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट की फॉर्मेशन होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे बाइंडिंग थे ना, वो हमारे पोर्ट्रेट के बाहर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बाइंडिंग। अब क्योंकि हमारा जो स्पर्म है ना, वो कहाँ तक पहुंच चुका है, वो एग के व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन तक पहुंच चुका है, और व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे क्या होते हैं, बाइंडिंग रिसेप्टर होंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो बाइंडिंग रिसेप्टर है ना व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के ऊपर, और जो स्पर्म के ऊपर यहाँ पे बाइंडिंग है, उन दोनों की आपस में यहाँ पे इंटरेक्शन होगी, और वो जो हमारी इंटरेक्शन होती है वो हमारी स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे क्या जाते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन आ चुके हैं। ठीक है, अब फर्दर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, एक हमारी यहाँ पे प्रोसेस होती है मोनोस्पर्मी। मोनोस्पर्मी क्या होता है, मोनोस्पर्मी इज द कंडीशन इन विच ओनली वन स्पर्म एंटर द एग एंड हैप्लॉइड स्पर्म न्यूक्लियस कंबाइन विद द हैप्लॉइड एग न्यूक्लियस टू फॉर्म द डिप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। दिस मोनोस्पर्मी हेल्प्स इन रिस्टोरिंग द क्रोमोसोम नंबर अप्रोप्रिएट फॉर द स्पीसीज। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बात करें यहाँ पे मोनोस्पर्मी की, तो मोनोस्पर्मी में क्या होगा, जैसे कि ये हमारा कोई एग हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे कोई स्पर्म है। अब यहाँ पे हम सपोज करके चल रहे हैं कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के गैमेट है ना, वो हमारा कैसा है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि वो 2n होगा। और हमें पता है कि जो गैमेट्स होते हैं ना, उसमें हमारा क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म के पास यहाँ पे डिप्लॉइड है अगर वो, यानी कि जितने भी उसके पास क्रोमोसोम्स होंगे वो उसके क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। यानी कि जो यहाँ पे गैमेट्स हैं उनके यहाँ पे कितने होंगे क्रोमोसोम, वो हमारे हो जाते हैं यहाँ पे n। ठीक है, तो जब यहाँ पे इन दोनों की फ्यूजन होगी, तो फ्यूजन से जो हमारे यहाँ पे जाइगोट बनेगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे जो जाइगोट फॉर्मेशन हो रही है या फिर जो फर्टिलाइजेशन हो रही है ना, वो हमारी दो टाइप की हो सकती है। एक हमारी यहाँ पे होती है मोनोस्पर्मी और एक होती है पॉलीस्पर्मी। अगर हम बात कर रहे हैं मोनोस्पर्मी की, तो मोनो वर्ड से पता चल रहा है, यानी कि मोनो यानी कि वन, और स्पर्मी यानी कि स्पर्म, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि एक एग के साथ हमारा एक ही स्पर्म यहाँ पे फर्टिलाइज कर पाएगा या फिर फ्यूजन कर पाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर यहाँ पे हम जाइगोट की बात करें, तो जाइगोट हमारा यहाँ पे कैसा हो जाएगा, 2n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा स्पर्म हो गया और एक हमारा यहाँ पे एग हो गया, तो टोटल कितने हो गए,
2n हो गए। ठीक है, ये तो हमारी कौन सी कंडीशन होती है, मोनोस्पर्मी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे बात करते हैं पॉलीस्पर्मी की, तो पॉलीस्पर्मी के अंदर क्या होता है कि एक ही एग के साथ हमारे मल्टीपल यहाँ पे स्पर्म रिएक्ट करेंगे या फिर फ्यूजन करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म तो हमारा यहाँ पे 2n ही था। ठीक है, यानी कि गैमेट भी हमारे कैसे होंगे, n और n होंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे मल्टीपल यहाँ पे स्पर्म एक ही एग के साथ यहाँ पे फर्टिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलीस्पर्मी अगर हम बात करें, पॉलीस्पर्मी इज द कंडीशन इन विच मल्टीपल स्पर्म एंटर द एग एंड फ्यूज्ड। पॉलीस्पर्मी लीड्स टू disastrous consequences in most organisms. In sea urchins, fertilization by two sperm result in triploid nucleus in which each chromosome is represented 3 times rather than 2 times. अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सी अर्चिन की, तो सी अर्चिन में क्या होता है कि हमारे दो स्पर्म एक ही एग के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेंगे या फिर फ्यूजन करेंगे। तो ये भी हमारा कैसा होगा, यहाँ पे एन होगा। तो अगर यहाँ पे जाइगोट की अगर हम बात करते हैं, जाइगोट यहाँ पे कैसा हो गया, 3n हो गया। लेकिन जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म था ना, जिससे यहाँ पे मैं स्पर्म बनाए थे या फिर जो हमारे यहाँ पे एग बना था, वो हमारे कैसा था, 2n था। और ये हमारा कैसा बन गया, 3n बन गया। यानी कि जो यहाँ पे जाइगोट 3n बना है ना, उसको हमने क्या करना पड़ेगा, 2n के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी जो डिवीजन होगी ना फर्दर, ठीक है, वो हमारी कैसी होती है, अनइक्वल डिवीजन रहती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इन विच ईच क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेड 3 times रेदर देन 2 times, यानी कि यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, 3 कॉपी हो गई। तो अब यहाँ पे हमारी जब डिवीजन होती है ना, तो यहाँ पे हमारी मीटोक डिवीजन होगी। ठीक है, और म्योटिक डिवीजन में यहाँ पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे एक जो हमारा सेल होगा उसके पास तो यहाँ पे हमारा 2n हो जाएगा, और बाकी के जो हमारे सेल्स होंगे किसी के पास n रह जाएगा, किसी के पास हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो इस टाइप से हमारी अनइक्वल डिवीजन रहती है, जिसकी वजह से कई बार यहाँ पे जाइगोट हमारा डेड भी हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे इंडिविजुअल बनना चाहिए था उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बताया है कि जो पॉलीस्पर्मी होते हैं ना, कई बार उससे क्या होता है, लीड्स टू डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हमारी दो टाइप्स होती है। Therefore, it is important to prevent the entry of more than one sperm into the egg or to prevent the polyspermy। और इसीलिए हमने क्या कहा है कि पॉलीस्पर्मी को यहाँ पे हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, और जो मोनोस्पर्मी है उसको हमने यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पॉलीस्पर्मी से क्या होता है, कई बार हमारे डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं या फिर उसके नेगेटिव इफेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो पॉलीस्पर्मी को यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए हमें यहाँ पे दो टाइप की मैकेनिज्म होते हैं। पहला हमारा यहाँ पे होता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे होता है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। यानी कि जो हम यहाँ पे पॉलीस्पर्मी है ना, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं दो तरीके से। पहला हमारा यहाँ पे फास्ट ब्लॉक, और सेकंड यहाँ पे होता है हमारा स्लो ब्लॉक। अब यहाँ पे अगर हम पहले बात करते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, तो इसमें क्या होता है, इट इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंस्टेंट मेथड टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। यानी कि जो हमारे यहाँ पे पोलिस, जब जैसे यहाँ पे कोई एग है, ठीक है, और एग के अंदर जैसे यहाँ पे हमारा कोई पहला स्पर्म इसके टच में आएगा, ठीक है, तो उसके एंटर यहाँ पे करते ही, यानी कि जो यहाँ पे एग मेम्ब्रेन होगी उसके थ्रू यहाँ पे जैसे हमारा स्पर्म इसके अंदर एंटर कर जाएगा, तो उसी टाइम पे जो हमारी यहाँ पे पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा मैकेनिज्म होता है, वो हमारा कौन सा होता है, फास्ट ब्लॉक। ठीक है, इसलिए हमारा कैसा मैकेनिज्म होता है, ये इंस्टेंट मेथड। ठीक है, इट इज accomplished by an electric change in the egg cell membrane which is followed by a slower reaction caused by the exocytosis of the cortical granules। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे इंस्टेंट रिएक्शन हो रही है ना, वो हमारी कैसी होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होगी ना उसके अंदर हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक चेंज आ जाएगा, यानी कि जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना, वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारी कैसी होती है, इंस्टेंट होगी। ये हमारी जो इंस्टेंट है ना, वो उसके बाद हमारी यहाँ पे क्या होगी, जो हमारी स्लो प्रोसेस होती है ना, या फिर हमारा जो स्लो ब्लॉक तो पॉलीस्पर्मी होगा, वो हमारा वो इसके बाद। ठीक है, अब क्या है, फास्ट ब्लॉक इज डन बाय चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द एग सेल मेम्ब्रेन दैट अकर इमीडिएटली अपॉन द एंट्री ऑफ द स्पर्म। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे कोई फर्स्ट स्पर्म जब एग के अंदर एंट्री कर जाएगा, तो यहाँ पे जो एग की सेल मेम्ब्रेन होगी ना, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, और चेंज होने की वजह से जो दूसरे स्पर्म्स होंगे ना, वो इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो पहला था ना, वहां पे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल था, यानी कि जो इनिशियल में था। अभी यहाँ पे हमारा जो एग था ना, वो हमारा कैसा होता है, रेस्टिंग स्टेज में। और रेस्टिंग स्टेज में होने की वजह से जो इसका पोटेंशियल भी है वो हमारा कैसा होता है, रेस्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो उस टाइम पे तो हमारा यहाँ पे कोई स्पर्म एंटर कर जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे कोई एक स्पर्म इसके अंदर एंट्री कर जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल मेम्ब्रेन का, वो हमारा यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे चेंज होता है, a sperm can fuse with the egg that have membrane potential of about -70 MV, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल। अब कोई भी अगर हम यहाँ पे स्पर्म की बात कर रहे हैं, तो वो एग के साथ कब फ्यूज हो सकता है, जब उसका जो यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वो कितना होता है, नेगेटिव में, यानी कि अराउंड -70 माइक्रोवोल्ट। ठीक है,
सॉरी मिलीवोट, ठीक है। यानी कि एक जो हमारा यहाँ पे स्पर्म होगा ना वो इसके अंदर एंट्री कर पाएगा जब जो एग है ना उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, -70 मिलीवोट। Initially, the resting membrane potential of egg is generally about 70 millivolt, which is expressed as -70 millivolt because inside of the cell is negatively charged with respect to the exterior. अब यहाँ पे जो हमारी रेस्टिंग स्टेज होती है ना उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे एग होगा, एग का जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हमारा कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। ये हमारा कब है, रेस्टिंग स्टेज के ऊपर, ठीक है, जब यहाँ पे कोई भी स्पर्म ने इसके अंदर एंट्री नहीं की है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग अल्टर द सोडियम आयन चैनल ऑन द मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जैसे हमारा कोई स्पर्म इसके अंदर एंट्री करेगा, जैसे कि यहाँ पे एक स्पर्म इसके अंदर एंट्री कर चुका है, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल था वो हमारा कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे इसके अंदर कोई स्पर्म एंट्री कर जाएगा तो उसके वजह से जो यहाँ पे सोडियम चैनल्स होते हैं ना, ठीक है, जिनके थ्रू हमारा जो सोडियम आयन होगा वो हमारा यहाँ पे मूव करता है। तो यहाँ पे जो सोडियम आयन होगे ना यानी कि उनके लिए जो यहाँ पे चैनल होगा वो हमारे क्या हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ओपन होने की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे जो इंटीरियर है ना यानी कि जो एग जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का जो इनसाइड है, इनसाइड में हमारे यहाँ पे कैसा पोटेंशियल है, नेगेटिव है, यानी कि एक्सटीरियर में कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यही हमारा पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हमारे जो सोडियम आयन जो हमारे ओपन हुए हैं उसके थ्रू क्या होता है कि जो हमारे सोडियम्स होंगे ना वो हमारे यहाँ पे इसके अंदर एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। एंट्री करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इनिशियली हमारा क्या है, नेगेटिव है, लेकिन जो हमारे सोडियम आयंस है ना उनके ऊपर हमारा चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो हमारा किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे सोडियम आयन ऐड हो रहे हैं ना इसके अंदर, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे नेगेटिव से किसकी तरफ जाएगा, पहले जीरो की तरफ, और जीरो से यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अब क्या होता है, just within 1 to 3 seconds after the binding of the first sperm, due to inward movement of sodium ions, the membrane potential shift to a positive level about plus 20 मिलीवोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटीरियर। अभी यहाँ पे हमने जैसे बताया ना कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे सोडियम आयंस की मूवमेंट होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वो हमारा किसकी तरफ चला जाता है, पॉजिटिव की तरफ, और वो कहाँ पे पहुंच जाता है, अबाउट 20 मिलीवोल्ट, ठीक है। अब हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे अगर कोई स्पर्म है ना, अगर उसको एग के साथ फ्यूज होना है तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा कितना पहुंच गया, पहले एंट्री के बाद ये हमारा हो गया यहाँ पे 20, ठीक है, पॉजिटिव। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे दूसरे स्पर्म होंगे ना अब ये इसके साथ यहाँ पे एक्ट नहीं कर पाएंगे या फिर उसके साथ फ्यूज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब इसी की वजह से क्या होता है कि द स्पर्म कैन नॉट फ्यूज विद द एग सेल मेम्ब्रेन दैट हैव ए पॉजिटिव रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हमारा पॉजिटिव में पहुंच गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्पर्म है ना अब वो फर्दर इसके साथ कोई दूसरे स्पर्म यहाँ पे एक्ट नहीं कर पाएंगे। एक तो यहाँ पे हमारा एंट्री कर चुका है लेकिन जो बाकी है ना वो अब यहाँ पे इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल शिफ्ट मीन्स दैट नो मोर स्पर्म कैन फ्यूज थ्रू द एग, ठीक है। और ये हमारा मैकेनिज्म जो होता है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना कि जैसे हमारा स्पर्म इसके अंदर एंट्री करेगा तो उसके जस्ट 1 to 3 सेकंड्स के अंदर ही हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, फर्स्ट ब्लॉक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इंस्टेंट मेथड हो जाएगा कि हमारे कोई दूसरे स्पर्म यहाँ पे इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये हमारा कैसा होता है, फर्स्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ केसेस की यहाँ पे बात की है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, पॉलीस्पर्मी कैन बी इंड्यूस्ड इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड विच कैन आर्टिफिशियली कीप द सी अर्चिन एग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जैसे हमारा यहाँ पे एग हो गया, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई स्पर्म है वो इसके अंदर एंट्री कर जाता है तो यहाँ पे जो हमारा -70 मिलीवोल्ट था वो हमारा कहाँ पे पहुंच जाता है, +20 पहुंच जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे जो दूसरे स्पर्म्स है वो एग के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने आर्टिफिशियली यहाँ पे करंट अप्लाई किया, जिसकी वजह से हमने क्या किया कि जो इसका नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल था ना वो हमने मेंटेन करके रखा, ठीक है। अब यानी कि वो हमारा +20 तक नहीं पहुंच पाया और ये हमारा कितना रहा, नेगेटिव रहा। तो इस केस में हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारे दूसरे स्पर्म्स थे ना वो भी इसके साथ अब रिएक्ट कर पा रहे हैं, यानी कि वो इसके अंदर एंट्री कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, पॉलीस्पर्मी हो रही है। तो इससे हमारा क्या कंफर्म होता है कि यहाँ पे अगर हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा अगर वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है तो वहाँ पे हमारी जो दूसरे स्पर्म्स है वो हमारे एक्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम नेगेटिव रखते हैं तो यहाँ पे हमारी पॉलीस्पर्मी हो जाएगी, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या देखा गया, फर्टिलाइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय आर्टिफिशियली कीपिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द एग पॉजिटिव। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इनिशियली हमारा क्या होता था, यहाँ पे हमारा जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता था वो हमारा कितना होता है, -70 होता है, ठीक है। और जब हमारे यहाँ पे कोई एग यहाँ पे कोई हमारा स्पर्म था,
जब इसके साथ एक्ट करता था तब हमारा वो क्या होता था, प्लस पॉजिटिव जाता था। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, आर्टिफिशियल करंट के थ्रू हमारे किसी भी स्पर्म के एंट्री करने से पहले ही, यानी कि फर्स्ट जो स्पर्म हमारा यहाँ पे एंट्री कर रहा था उससे पहले हमने क्या कर दिया, आर्टिफिशियल करंट के थ्रू इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो हमने कितना कर दिया, +20। तो यहाँ पे हमारा कोई भी स्पर्म, यानी कि पहला जो स्पर्म था ना वो भी हमारा इसके अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा या फिर इसके साथ फ्यूज नहीं हो पा रहा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो फर्टिलाइजेशन है वही हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा फर्स्ट स्पर्म भी है ना तो उसको भी अगर यहाँ पे एक्ट करना है तो भी हमारा यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होना चाहिए वो हमारा कितना होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड केस क्या देखा गया, द फर्स्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कैन बी आल्सो बी अवॉइडेड बाय लोअरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन in the surrounding water. This is because the supply of sodium is not sufficient to cause the positive shift in the membrane potential and polyspermy occur. अब क्या किया हमने नेक्स्ट केस के अंदर, जो हमारे यहाँ पे सोडियम होते थे ना सराउंडिंग में, उसकी कंसंट्रेशन हमने बहुत ज्यादा कम कर दी, ठीक है। अब क्या होता है कि जो यहाँ पे फर्स्ट स्पर्म होगा वो इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। यहाँ पे हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था अभी तक, -70 था। जैसे यहाँ पे स्पर्म एंट्री करता था तो क्या होता था कि यहाँ पे हमारे जो सोडियम चैनल्स होते थे उनके थ्रू क्या होता था कि सोडियम हमारा इसके अंदर मूव करता था, इनवर्ड मूवमेंट होती थी। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारी सोडियम है ना उसकी कंसंट्रेशन हमारी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो यानी कि हमारे सोडियम आयन इसके अंदर ज्यादा एंट्री नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे +20 तक का शिफ्ट होना चाहिए था वो हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा कितने तक रह जाएगा, -50 तक रह गया, -30 तक रह गया। तो हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो अभी भी कितना है, माइनस में ही है। तो क्या होगा कि हमारे यहाँ पे पॉलीस्पर्मी कोज हो जाएगी, ठीक है। और वो कैसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो फर्स्ट ब्लॉक है ना वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, यानी कि उसको ब्लॉक कर दिया। फर्स्ट ब्लॉक कब होता था, सोडियम आयंस के थ्रू ही होता था, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे पॉलीस्पर्मी कोज हो जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखा गया, एन इलेक्ट्रिक ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी आल्सो अकर इन फ्रॉग बट प्रोबब्ली नॉट इन द मैमल्स। ये हमारी कहाँ पे देखी गई है, मैक्सिममली फ्रॉग्स के अंदर देखी गई है, लेकिन मोस्ट ऑफ मैमल्स के अंदर हमारी ये फर्स्ट ब्लॉक हमें नहीं देखने को मिलता, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। इसमें क्या होता है, द फर्स्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इज टेम्परेरी इन नेचर बिकॉज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द सी अर्चिन एग रिमेन पॉजिटिव फॉर ओनली अबाउट ए मिनट। अब यहाँ पे हमने क्या बताया है कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होती है ना वो हमारी कैसी प्रोसेस होती है, एक टेम्परेरी प्रोसेस होती है, ठीक है। यानी कि क्या है कि वो हमारे कुछ मिनट के लिए रहेगी, कुछ मिनट के लिए हमारा जो यहाँ पे एंगर मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल होगा वो हमारा पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वापस से हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारे जहाँ पे पॉलीस्पर्मी यहाँ पे हम ब्लॉक कर रहे थे वो हमारे यहाँ पे पॉलीस्पर्मी में ब्लॉक नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक था ना वो हमारा कुछ टाइम के लिए रहेगा, कुछ मिनट्स के लिए रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा कौन सा मैकेनिज्म यूज होगा, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। इसमें क्या होता है, देयरफॉर टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी इट इज नेसेसरी टू रिमूव द स्पर्म दैट आर बाउंडेड टू द व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक की, तो फर्स्ट ब्लॉक में क्या होता है कि हमारा यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा ना, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन की यहाँ पे बात कर रहे हैं और मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने बताया था हमारे यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होगी ना उसके लिए तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया अभी तक। हमें यहाँ पे सिर्फ जो फर्स्ट ब्लॉक था वो हमारा कहाँ पे एक्ट कर रहा था, जो मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर, और उसके थ्रू क्या हो रहा था कि हमारे जो स्पर्म्स होते हैं ना वो हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब वो सिर्फ यहाँ पे मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे, लेकिन जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है ना उसके ऊपर तो जाके वो बाइंड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो वो बाइंड हो जाएंगे ना, जैसे कि अगर मैं दूसरे स्पर्म्स की बात करूं, एक स्पर्म तो इसके अंदर एंट्री कर गया, ठीक है, लेकिन जो हमारे बाकी के स्पर्म है ना वो तो यहाँ पे हमारे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के ऊपर ही है, ठीक है। और जैसे ही हमारे यहाँ पे अभी हमने बताया ना कि जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक होता है वो हमारा टेम्परेरी नेचर होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लॉक होगा वो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यानी कि जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वो दोबारा से हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमारे स्पर्म्स होंगे वो तो अब यहाँ पे इसके अंदर एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है, हमें स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो इसमें क्या आता है, दिस स्पर्म रिमूवल इज डन थ्रू द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। अब जो हमारी ये रिएक्शन होती है ना उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिएक्शन। यानी कि जो हमारे यहाँ पे स्लो ब्लॉक होगा ना वो हमारा किसके थ्रू होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन के थ्रू, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। इसमें क्या होता है, this slower mechanism block of polyspermy become active about a minute after the first successful sperm egg diffusion। अब जब हमारे यहाँ पे पहला स्पर्म इसके अंदर एंट्री कर जाता है तो उसके कुछ मिनट के बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी,
अब कुछ मिनट तक तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक भी चलता है और कुछ मिनट के बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा स्लो ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पहले हमारा यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक काम करेगा और जैसे फर्स्ट ब्लॉक का यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो हमारा खत्म होने को होगा, तभी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, स्लो ब्लॉक ऑफ कोलिस्फर में यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली beneath the sea urchin egg membrane are about 15,000 cortical granules। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे सी अर्चिन होता है ना, सी अर्चिन के एग के अंदर जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बिलो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बिलो हमारे यहाँ पे क्या होता है, कोर्टेक्स होता है। ठीक है, और कोर्टेक्स में हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे क्या होंगे, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होंगे। ठीक है, which fuse with the egg cell membrane upon sperm entry and release their content into the space between the cell membrane and the fibrous mat of vitelline envelope protein। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हो गए। ठीक है, तो जैसे ही हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्पर्म इस एग के अंदर एंट्री कर जाएगा तो क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हो गए ना, वो हमारे क्या करेंगे, उसके जो मेम्ब्रेन होगी या फिर जो हमारे यहाँ पे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो हमारे क्या करेंगे, मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज हो जाएंगे। और फ्यूज किस इस तरीके से होंगे, क्योंकि देखो जैसे हमारे यहाँ पे आउटर लेयर थी वो हमारी अभी भी कौन सी थी, यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन थी। ठीक है, यानी कि जो हमारी व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है, ठीक है, और एक हमारी यहाँ पे जो एग मेम्ब्रेन है, उन दोनों के बीच में हमारा यहाँ पे कुछ स्पेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होंगे ना, वो हमारे क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज हो जाएंगे। और फ्यूजन से क्या होगा कि जो एग, जो हमारे यहाँ पे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है उसके अंदर जो कंटेंट होगा ना, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। उसका मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारे, जैसे कि हमारे क्या हो जाते हैं, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हो गए, तो ये जाके हमारे क्या कर रहे हैं, इसके साथ जाके यहाँ पे बाइंड हो रहे हैं। बाइंड होने के बाद क्या होगा कि जो इसका कंटेंट होगा ना, वो हमारा क्या हो जाता है, वो इस मेम्ब्रेन के आउटसाइड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे रिलीज कहाँ पे हुआ है, जो हमारी एग मेम्ब्रेन है उसके आउटर साइड और जो हमारे यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है उसके इनर साइड, यानी कि इन दोनों के बीच का जो हमारा स्पेस होगा ना, वहां पे हमारे क्या हो जाएंगे, जो हमारे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का जो कंटेंट होगा वो हमारा यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होता है, different protein are released by the cortical granules exocytosis, one of which this the enzyme cortical granules serine protease। अब जो हमारे यहाँ पे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, जैसे कि हमारा कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हो गया, तो इसके अंदर हमारे डिफरेंट प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट हमारे एंजाइम्स होंगे और उन्हीं एंजाइम्स में से हमारा क्या होता है, एक हमारा एंजाइम होता है कोर्टिकल ग्रेन्यूल सीरिन प्रोटीएज। ठीक है, आपको ये याद में रखना है क्योंकि ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, उसके अंदर हमारा एक एंजाइम होता है सीरिन प्रोटीएज। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस हो रही थी, तो एक्सोसाइटोसिस से क्या हो रहा था कि जो यहाँ पे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का कंटेंट था ना, वो हमारा एग मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे यहाँ पे रिलीज हो रहा था। तो अब जैसे कि यहाँ पे इसका कंटेंट रिलीज होगा, तो यानी कि इसके अंदर हमारा जो यहाँ पे एंजाइम था सीरिन प्रोटीएज, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो इस सेल मेम्ब्रेन और जो हमारी व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है उनके बीच में यहाँ पे हमारा रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे सीरिन प्रोटीएज होता है ना, वो क्या करता है, दिस सीरिन प्रोटीएज क्लीव द प्रोटीन पोस्ट दैट कनेक्ट द व्हाइट लाइन एनवेलप टू द एग सेल मेम्ब्रेन। अब जो हमारी यहाँ पे लेयर होती थी ना, जो कि हमारे यहाँ पे क्या कर रही थी, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन और एग मेम्ब्रेन, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ के रखे हुए थी। ठीक है, तो वो जब यहाँ पे हमारा सीरिन प्रोटीएज जब एक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो हमारा व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होगा ना, वो हमारी एग मेम्ब्रेन से अलग हो जाती है। ठीक है, अब उससे अलग होने से क्या होगा कि हमारे जो यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के ऊपर अगर हमारे कोई स्पर्म भी होगा ना, वो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगी, अब वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे एग मेम्ब्रेन और व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन थी ना, जो पहले आपस में जुड़ी हुई थी, वो हमारी क्या हो जाती है, एक दूसरे से रिमूव हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, इट ऑल्सो क्लीव ऑफ द बाइंडिंग रिसेप्टर एंड एनी स्पर्म अटैच टू दैट। अब जो हमारी व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन थी ना, उसके ऊपर हमारे यहाँ पे क्या थे, बाइंडिंग रिसेप्टर थे, और बाइंडिंग रिसेप्टर के थ्रू क्या हो रहा था कि हमारे जो डिफरेंट स्पर्म्स होते थे वो हमारे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन से अटैच होते थे। अब यहाँ पे जो हमारा सीरिन प्रोटीएज है ना, वो हमारा क्या कर रहा है, इन बाइंडिंग रिसेप्टर को यहाँ से रिमूव कर रहा है। तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे बाइंडिंग रिसेप्टर थे, जिसके ऊपर हमारे डिफरेंट स्पर्म यहाँ पे एक्ट कर रहे थे, जिसके थ्रू वो अटैच हो रहे थे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाइंड टू द व्हाइट लाइन एनवेलप टू फॉर्म द फर्टिलाइजेशन एनवेलप। अब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होगा ना, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट होंगे, वो हमारे क्या करेंगे, व्हाइट लाइन एनवेलप के साथ हमारे यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, एक फर्टिलाइजेशन एनवेलप यहाँ पे फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, लेटर कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रोटीन इंक्लूडिंग द हाइलिन फॉर्म ए कोटिंग अराउंड द एग विच प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द ब्लास्टोमेट ड्यूरिंग क्लीवेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे, उसके अंदर हमारा यहाँ पे एक होता है हाइलिन प्रोटीन। ठीक है, वो क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे व्हाइट लाइन एनवेलप था ना, उसके साथ मिलके यहाँ पे हमारे एक लेयर की फॉर्मेशन करेंगे। उसको तो हमने क्या नाम दिया था, फर्टिलाइजेशन एनवेलप। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे हाइलिन होंगे ना, उसके साथ
जो डिफरेंट हमारे कोर्टिकल प्रोटीन्स होंगे वो भी हमारे क्या करेंगे, एक कोट की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, और वो हमारा क्या करता है, एक हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा किसके दौरान, जब हमारी यहाँ पे क्लीवेज होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करेगा, सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। जैसे कि आप यहाँ पे अगर हम बात करें कोर्टिकल ग्रैन्युल्स रिएक्शन की, तो ये हमारी क्या होती थी, कोर्टिकल ग्रैन्युल्स रिएक्शन अगर हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये हमारा कोई एग हो जाता है। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या था, जो हमारा कोर्टेक्स रीजन था, इसके अंदर हमारे यहाँ पे कोर्टिकल ग्रैन्युल्स थे, और जब यहाँ पे हमारा कोई स्पर्म इसके अंदर एंट्री कर जाता है, तो क्या होगा कि हमारे जो ये कोर्टिकल ग्रैन्युल्स होंगे, ये हमारे कहाँ पे जाएंगे, एग मेम्ब्रेन के पास, और वहां पे जाके ये क्या करेंगे, इसके साथ एक्सोसाइटोसिस शो करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इसका कंटेंट होगा वो हमारा यहाँ पे रिलीज हो जाता है। रिलीज यहाँ पे कहाँ पे होगा, जो हमारे यहाँ पे एग मेम्ब्रेन है उसके आउटर साइड, और जो यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है उसके इनर साइड, उन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है वो हमारे यहाँ पे एग मेम्ब्रेन से क्लीव ऑफ हो जाएगी, और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे यहाँ पे जो बाइंडर रिसेप्टर थे, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे बाइंडर रिसेप्टर हो गए, वे भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, क्लीव ऑफ हो जाएंगे। और जो हमारे यहाँ पे इनके साथ, क्योंकि जो अगर हम बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म हमारे यहाँ पे किसके साथ यहाँ पे अटैच होता था, जो यहाँ पे हमारे बाइंडर रिसेप्टर होते थे उसी के साथ बाइंड होता था। अब क्योंकि हमारे यहाँ से बाइंडर रिसेप्टर हमारे यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे स्पर्म भी होंगे ना वो भी हमारे यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारी रिएक्शन होती है ना, ये हमारी परमानेंट रिएक्शन होती है, फास्ट ब्लॉक की तरह ये हमारी टेम्परेरी नहीं होती। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे अगर हम कोर्टिकल ग्रैन्युल्स रिएक्शन की बात करते हैं पर्टिकुलर, तो इसमें क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ कोर्टिकल ग्रैन्युल्स एक्सोसाइटोसिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोम। जैसे कि अगर हम एक्रोसोम की बात करें थे, तो एक्रोसोमल रिएक्शन में हमारा क्या होता था कि जो हमारा एक्रोसोमल रीजन होता था ना, वो हमारे यहाँ पे रप्चर हो जाते थे उसकी मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से जो यहाँ पे इसके अंदर एंजाइम होते थे वो हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता कि जो हमारे यहाँ पे कोर्टिकल ग्लैंड्स होंगे ना, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू अपने कंटेंट को यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। इसमें क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री कैल्शियम आयन इन द egg cytoplasm increase greatly, which cause the cortical granules membrane to fuse with the egg cell membrane and releasing the content of cortical granules। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारा यहाँ पे कोई फर्स्ट स्पर्म इसके अंदर एंट्री करता है ना एग के अंदर, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जो कैल्शियम आयन होंगे ना उसकी कंसंट्रेशन इसके जो एग साइटोप्लाज्म है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। और जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्पर्म की एंट्री के बाद हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे जो हमारे कोर्टिकल ग्रैनुल्स होंगे ना वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे यहाँ पे जाके एक्ट करेंगे किसके साथ, जो हमारे यहाँ पे एक्स सेल मेम्ब्रेन होगी उसके साथ, और वो यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू यहाँ पे उसमें कंटेंट को यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। वंस द फ्यूजन ऑफ द कोर्टिकल ग्रैनुल्स बिगिन नियर द point of sperm entry, a wave of cortical granules exocytosis propagate around the cortex to the opposite side of the egg। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं कि जब हमारा यहाँ पे जो स्पर्म था ना वो हमारा एंट्री किस पॉइंट पे कर रहा है, जैसे कि ये हमारी मेम्ब्रेन हो गई, तो वो इस पॉइंट के ऊपर हमारा एंट्री कर रहा है, ये हमारा पॉइंट हो गया। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्पर्म एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पे होता है कि जो हमारे कोर्टिकल ग्रैनुल्स है ना वो हमारे नियर द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री वहां पे हमारे पहुंच जाएंगे, ये यहाँ पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे कुछ कोर्टिकल ग्रैनुल्स हमारे यहाँ पे जो एंट्री साइट है ना उसके तरफ पहुंचेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो बाकी के कोर्टिकल ग्रैनुल्स है ना वो हमारे अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारा इसका अपोजिट पॉइंट होगा वहां पे हमारे क्या हो जाती है, यहाँ पे कोर्टिकल ग्रैनुल्स पहुंच जाएंगे, और वहां से हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इन सी अर्चिन एंड मैमल्स द राइज ऑफ calcium ion concentration responsible for the cortical granules reaction come from the endoplasmic reticulum within the eggs itself। अब यहाँ पे जो हमारे कैल्शियम आयन के म्यू कह रहे हैं ना कि जैसे हमारे यहाँ पे स्पर्म एंट्री करता है तो उसके कुछ मिनट के अंदर ही हमारे जो कैल्शियम आयंस होंगे उसकी कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो हमारी कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ना, ये हमारी इंक्रीज यूं नहीं है कि जैसे अगर हम यहाँ पे सोडियम की बात करें, तो सोडियम में हमारा क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ पे जो चैनल था ना उसके थ्रू हमारे यहाँ पे सोडियम आयंस एंटर कर रहे थे, लेकिन कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम आयन के अंदर हमारा ये केस नहीं रहेगा कि हमारे जो चैनल्स है उनके थ्रू हमारे यहाँ पे कैल्शियम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे यहाँ पे एग होगा ना, एग के पास हमारा यहाँ पे क्या होगा, ईआर होगा, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारे क्या होते हैं, कैल्शियम आयन स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्पर्म एंट्री करेगा, तो यहाँ पे जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे ना वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, उससे हमारे जो कैल्शियम आयन जो उन्होंने स्टोर करके रखे हुए थे वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन होगी वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और उसी से हमारे यहाँ पे क्या होगी, कोर्टिकल ग्रैनुल्स रिएक्शन होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट स्पर्म ने यहाँ पे जब एंट्री कर रहा था तो पहले यहाँ पे क्या थे, हमारे यहाँ पे कोर्टिकल ग्रैनुल्स थे। ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन हो गई। अब क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्पर्म ने एंट्री की, तो एंट्री करने के बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे कोर्टिकल ग्रैनुल्स होंगे ना वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके रिएक्ट होंगे, वहां पे
उसके साथ फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स का जो कंटेंट होगा वो हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने के बाद क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी बीच की लेयर है, जो हमारे यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है और जो हमारे यहाँ पे एग मेम्ब्रेन है, उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वो हमारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारे कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स होगी उसके अंदर हमारा जो डिफरेंट एंजाइम्स या फिर जो उसके डिफरेंट कंटेंट होंगे वो हमारे कहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, जो यहाँ पे हमारे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है और जो हमारी एग मेम्ब्रेन है उनके बीच की स्पेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे किस तरीके से एक्ट करते हैं। Glycosaminoglycans released by the cortical glands form an osmotic gradient, causing the water to enter the and swell the space between the white line envelope and the cell membrane। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन्स होंगे वे हमारे क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाएंगे। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे एग मेम्ब्रेन और जो हमारी व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन थी उसके स्पेस का जो हमारा बीच का स्पेस होता है ना, ठीक है, उसके बीच में हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, द एंजाइम UDX1 इन द former cortical granulus membrane catalyze the formation of hydrogen peroxide H2O2, the substrate for the soluble ovoperoxidase। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो एक UDX1 एंजाइम होगा वो क्या करेगा, जो यहाँ पे हमारे H2O2 होंगे ना उसको हमारे यहाँ पे क्या कर देगा, उसकी कैटलिस्ट करवा देगा, और वो एक सबस्ट्रेट यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा, किसके लिए, जो हमारे यहाँ पे OVOP होंगे। OVOP एंड ट्रांसग्लूटामिनेज हार्डन्स द व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन नाउ कॉल्ड द वर्टिलाइजेशन एनवेलप। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो OVOP होंगे और जो हमारे TG होते हैं वो क्या करेंगे, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन जो होगी हमारी उसको हार्डन कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो दूसरे स्पर्म होंगे वो अब अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे, या फिर वो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे बाइंड भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कैल्शियम आयन, जो हमने बताया ना कि यहाँ पे हमारे जो कैल्शियम आयन होगी उसकी कंसेंट्रेशन हमारी इंक्रीज हो जाती है, और वो हमारे किसी के थ्रू होती है, ER के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद में रखना है कि हमारे कैल्शियम आयन बाहर से नहीं आ रहे, यहाँ पे जो हमारे इंटरनल साइट है ना वहीं पे हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो वो किस तरीके से इंक्रीज होती है, द वे आर एक्सप्लेन्ड टू डिस्क्राइब द कैल्शियम रिलीज इंट्रासेलुलरली। अब यहाँ पे हमारे डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी जो कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द वन वे a soluble factor from the sperm is introduced into the egg at the time of the cell fusion, and this substance activates the egg by changing the ionic composition of the cytoplasm. This mechanism work in mammals। अब क्या से अगर हम पहले मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे स्पर्म एक्ट करेगा, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज करने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वे है ना, यानी कि तुम्हारा फर्स्ट मैकेनिज्म है, उसका यूं मानना है यहाँ पे जो हमारा स्पर्म एंटर करेगा ना उसके साथ हमारे यहाँ पे क्या आएगा, एक सोल्यूबल फैक्टर आएगा। ठीक है, और जो हमारा सोल्यूबल फैक्टर होता है ना वो हमारा क्या करेगा, जो साइटोप्लाज्म होगा उसका जो हमारे यहाँ पे आयनिक कंपोजिशन होगा वो हमारी चेंज कर देगा, और उस चेंज की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो कैल्शियम आयन होंगे ना वे हमारे ER से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पे कोई सोल्यूबल फैक्टर्स आए, ठीक है, ये हमारे कहाँ से आए हैं, स्पर्म से आए हैं, और जो हमारे ये स्पर्म्स के अंदर आए हैं ना, तो जब यहाँ पे हमारे एग के अंदर ये एंट्री कर जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या होता है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे सोल्यूबल फैक्टर होंगे वे हमारे किसके साथ एक्ट करेंगे, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के साथ। वो क्या करेगा, वो हमारे यहाँ पे फोस्फोलाइपेज C को यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, जब यहाँ पे हमारा फोस्फोलाइपेज C हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो वो हमारा क्या कर देगा, फर्दर आगे जाके PIP2 को यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा, और एक्टिवेशन से हमारा क्या होगा, जो हमारा PIP2 होगा ना वो हमारे यहाँ पे दो टाइप से फंक्शन करेगा। एक तो ये हमारा यहाँ पे जो DAG होगा ना उसकी फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा PIP2 होगा ना वो हमारा जो ER होगा, जैसे कि ये हमारा ER स्ट्रक्चर है, तो ER से हमारा क्या करेगा, जो हमारे कैल्शियम आयन है ना उनको यहाँ पे रिलीज करवा देगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा मैकेनिज्म है, फर्स्ट वाला। सेकंड मैकेनिज्म में क्या होता है, द अदर मैकेनिज्म इज दैट द स्पर्म बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑफ द एग सेल सरफेस एंड चेंजेस द कन्फर्मेशन, thus the initiating reaction within the cytoplasm that activate the egg. This is probably what happens in the sea urchin। अब अगर हम सी अर्चिन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारे यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होती थी ना वहाँ पे हमारा क्या होता था, बाइंडिंग रिसेप्टर होते थे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारा स्पर्म होगा उसके पास बाइंडिंग होंगे, तो यहाँ पे जब हमारा बाइंडिंग रिसेप्टर यानी कि जो स्पर्म रिसेप्टर है उनके बीच में हमारी यहाँ पे रिएक्शन होगी, तो वो क्या करेगा, वो हमारा टायरोसिन काइनेज को यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे कुछ सोल्यूबल फैक्टर होते थे वे हमारे रिलीज होते थे, और वो हमारे यहाँ पे क्या करते थे, टायरोसिन रिसेप्टर को यहाँ पे या फिर टायरोसिन काइनेज को यहाँ पे क्या करते थे, हमारे एक्टिवेट करते थे। लेकिन जो हमारा स्कैंडिंग मैकेनिज्म है ना वो हमारा क्या कहता है कि यहाँ पे जब हमारा बाइंडिंग और बाइंडिंग रिसेप्टर के बीच में रिएक्शन होगी तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होंगे ना, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्टली टायरोसिन काइनेज के साथ कॉन्टेक्ट में होंगे, और वो क्या कर देंगे, टायरोसिन रिसेप्टर को यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे, जिससे हमारा जो फॉस्फोलाइपेज C होगा वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा,
और जिससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे PIP2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, और वो फिर से क्या करेगा, यहाँ पे जो DHG होगा उसको एक्टिवेट कर देगा, उसकी फॉर्मेशन कर देगा, और जो यहाँ पे हमारा PIP2 होगा वो हमारा IP3 रिसेप्टर के थ्रू जो हमारे यहाँ पे ER के अंदर हमारे कैल्शियम आयन होंगे उसको यहाँ पे रिलीज करवा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्पर्म था, जैसे कि ये स्पर्म था, ठीक है, ये एग था, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्पर्म था ना वो अब यहाँ पे इसके अंदर एंट्री कर चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे एग होगा ना, हमने बताया था कि जब यहाँ पे हमारी फ्यूजन हो जाती है तो फ्यूजन के बाद क्या होगा कि जो एग होगा ना उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो हमारा अभी कैसा हो चुका था पहले, अगर यहाँ पे हम स्पर्म की बात करें तो जब यहाँ पे फ्यूजन नहीं हुआ था यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी, तो यहाँ पे जो एग का मेटाबॉलिज्म था ना वो हमारा कैसा था, अरेस्टेड फॉर्म में था, यानी कि वो हमारा ब्लॉक हुआ था अभी तक। लेकिन जैसे यहाँ पे हमारी फ्यूजन होगी तो फ्यूजन के बाद क्या होगा कि जो एग का मेटाबॉलिज्म होगा ना वो हमारा क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन दैट अकर व्हेन द स्पर्म एंटर द एग एक्टिवेट द एग मेटाबॉलिज्म एंड इनिशिएटिंग द डेवलपमेंट। और उससे हमारा क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन इंक्रीज होंगी तो कैल्शियम आयन हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो हमारे यहाँ पे स्लो ब्लॉक करेंगे, और दूसरा उसके अलावा यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे कैल्शियम आयन है ना वो हमारा एग का मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी, एग डेवलपमेंट, वो हमारी यहाँ पे इनिशिएट हो जाती है। कैल्शियम आयन रिलीज द इनहिबिटर फ्रॉम द मैटरनली स्टोर्ड मैसेज अलाउइंग दीज mRNA टू ट्रांसलेट। दे आल्सो रिलीज द इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन देयरबाय अलाउइंग क्लीवेज टू अकर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे mRNA के ऊपर हमारे जो इनहिबिटर्स होंगे, तो जो यहाँ पे हमारे कैल्शियम आयंस होंगे वो हमारे क्या कर देते हैं, इन इनहिबिटर्स को यहाँ पे रिलीज कर देंगे उनको। ठीक है, और उनका रिमूवल होने से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे mRNA होंगे ना वो हमारे ट्रांसलेशन के लिए हमारे रेडी रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही उनकी ट्रांसलेशन होगी तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, जो डेवलपमेंट होगी एग की वो हमारी इनिशिएट हो जाती है। ठीक है, इट एक्टिवेट द लेट रिस्पॉन्स इन द एग साइटोप्लाज्म विच इंक्लूड। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं हम कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, लेट रिस्पॉन्स हमारे यहाँ पे एग साइटोप्लाज्म के अंदर जनरेट करेगा। लेट रिस्पॉन्स से आप यूं समझ सकते हो कि हमारे यहाँ पे जब स्लो ब्लॉक हो रही है ना उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि अगर हम एग की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ पे स्पर्म इसके अंदर एंट्री करेगा तो एक तो इसका जो इंस्टेंट रिएक्शन होगा, ठीक है, तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा होगा यहाँ पे अर्ली रिस्पॉन्स, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो हमारे कुछ टाइम के बाद होता है ना वो हमारा कौन सा होता है, लेट रिस्पॉन्स। और लेट रिस्पॉन्स में क्या होगा, एक्टिवेट द NAD काइनेज। जब हमारे यहाँ पे लेट रिस्पॉन्स हो रहा है ना एक साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसमें हमारे कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो उसमें हमारा फर्स्ट रहता है एक्टिवेशन ऑफ NAD काइनेज। सेकंड हमारा यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज इन NADP पॉजिटिव एंड NADPH। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इन द O2 कंजप्शन। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब यहाँ पे हमारा लेट रिस्पॉन्स होता है ना तो उस केस में क्या होता है कि जो यहाँ पे एग होगा ना, एग के अंदर जो हमारी O2 कंजप्शन है, ऑक्सीजन कंजप्शन है, वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, स्पर्म एंट्री हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद एसिड इफ्लक्स होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे एसिड आयंस होंगे वे हमारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे इफ्लक्स, यानी कि आउटर तरफ हमारे या फिर एक्सोसाइटोसिस की तरफ हमारे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इन पीएच। ठीक है, देन उसके बाद स्पर्म क्रोमेटिन डीकंडेंसेशन, स्पर्म न्यूक्लियस माइग्रेशन टू द एग सेंटर, एग न्यूक्लियस माइग्रेशन टू द स्पर्म न्यूक्लियस, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट, इनिशिएशन ऑफ DNA सिंथेसिस। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे किसके अंदर इंक्लूड होंगे, लेट रिस्पॉन्स के अंदर। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अर्ली रिस्पॉन्स की, तो उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, स्पर्म एग बाइंडिंग होगी। ये हमारे कौन से है, जब हमारे यहाँ पे इंस्टेंट रिएक्शन होगा ना, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्पर्म होगा वो एग के अंदर एंट्री करेगा, तो जो हमारे यहाँ पे इंस्टेंट रिस्पॉन्स होगी, ठीक है, उसमें हमारे क्या आता है, स्पर्म एग की बाइंडिंग होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल राइज होगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पे एग मेम्ब्रेन था ना, ठीक है, उसका जो यहाँ पे पोटेंशियल था वो हमारा इंक्रीज हो रहा था ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म एग मेम्ब्रेन फ्यूजन होगा, कैल्शियम इंक्रीज होंगे। ठीक है, और कोर्टिकल ग्रैन्युल्स की हमारे यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होंगे, जो हमारे यहाँ पे लेट रिस्पॉन्स थे उनके होंगे। ठीक है, वो हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है ना वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, उनके इफ्लक्स हो जाता है। ठीक है, एसिड इनफ्लक्स हमने बताया ना, और वो जब हमारा होता है ना तो हमने क्या बताया था कि जब हमारे यहाँ पे फास्ट ब्लॉक हो रहा था तो उस टाइम पे तो हमारे क्या हो रहे थे, जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल था ना वो हमारा +20 तक पहुंच रहा था। लेकिन जो हमारे यहाँ पे फास्ट ब्लॉक हुआ वो हमारा टेम्परेरी था, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब यहाँ पे हमारा फास्ट ब्लॉक का जो इफेक्ट होगा वो हमारा खत्म हो जाएगा, तो दोबारा से हमारा कहाँ पे पहुंच जाएगा, -70 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे सोडियम आयन एग के अंदर एंट्री की है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आयन इसके अंदर एंट्री की है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, दोबारा से बाहर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और जब हमारे यहाँ पे एसिड की कंसेंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पीएच भी होगा ना, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जितना, जैसे हमारे यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, हमारा पॉजिटिव आयन है,
ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन हमारी इंक्रीज होती है तो हमारा जो पीएच होगा वो हमारा कम हो जाता है, ठीक है। और जब इसकी कंसेंट्रेशन हमारी कम होगी, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो पॉजिटिव आयन है या फिर जो हमारे जैसे हाइड्रोजन आयन भी होंगे वे भी हमारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। और रिलीज होने की वजह से जो हमारे यहाँ पे पीएच होगा वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम पूरी पॉलिस्पर्मी जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, उसके अंदर हमारे जो डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, अगर हम उसके लिए यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि स्पर्म की यहाँ पे बाइंडिंग हुई, ठीक है। बाइंडिंग होने के बाद यहाँ पे एग के साथ इसकी क्या होगी, यहाँ पे फ्यूजन हो गई। तो उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जो रिएक्शन होगा ना उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारे सोडियम आयन होगी उसका इन्फ्लक्स होता है, यानी कि वो अंदर एंट्री करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वो हमारा यहाँ पे क्या कर देगा, फास्ट फ्लो करवा देगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे काइनेज स्टिमुलेशन होती है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे पीछे देखा था ना कि हमारे टायरोसिन काइनेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, काइनेज स्टिमुलेशन होगी, जिसकी वजह से हमारा जो फॉस्फोलाइपेज सी था ना वो हमारा क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। वो हमारा क्या करेगा, यहाँ पे हमारा डीएजी होगा ना, डाई एसाइल ग्लाइकोसोल ग्लाइसरोल, उसकी यहाँ पे क्या कर देगा, प्रोडक्शन कर देगा, ठीक है। और उसकी प्रोडक्शन से क्या होगा, वो हमारा फर्दर आगे जाके प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करेगा, और वो हमारा क्या करेगा, जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा उसको यहाँ पे इंक्रीज कर देगा, उसको एक्टिवेट कर देगा, जो यहाँ पे हमारा जो सोडियम और हाइड्रोजन का जो हमारा एक्सचेंज के लिए जो हमारा ट्रांसपोर्टर होगा ना उसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। जिसके थ्रू क्या होगा, इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर पीएच, ठीक है। अभी हमने जैसे पीछे बात की थी ना कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा पीएच होगा उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा, और उसके इंक्रीज होने से क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन एंड साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट ऑफ मोर्फोजेनेटिक मटेरियल, जो हमारे मोर्फोजेनेटिक मटेरियल्स होंगे उसके अंदर भी हमारे क्या हो जाएंगे, उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज सी था ना वो हमारा IP3 की भी प्रोडक्शन करवा रहा था, और वो हमारा क्या कर रहा था, जो हमारे SCR थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से हमारा क्या कर रहा था, कैल्शियम को यहाँ पे रिलीज करवा रहा था साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम रिलीज होते हैं ना वो हमारे क्या क्या रिएक्शन करेंगे, एक तो ये हमारे जो यहाँ पे स्टिमुलेशन हो रही थी ना हमारे इंक्रीज इन द पीएच के थ्रू, ठीक है, उसी को ये क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे। सेकंड यहाँ पे क्या करते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ एमएपी काइनेज, ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, रिस्टोरेशन ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। जो हमारा यहाँ पे एग होता था, एग के अंदर हमारा हमने जैसे बताया था ना कि जो इसकी यहाँ पे डिवीजन थी वो हमारी यहाँ पे ब्लॉक हो रखी थी, अरेस्ट हो रखी थी, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयंस होंगे ना वे हमारे यहाँ पे डिग्रेडेशन करवा देंगे साइक्लिन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ एमएपी काइनेज की, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा माइटोटिक साइकिल होगा वो हमारा रिस्टोर हो जाएगा, दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ एनएडी पॉजिटिव काइनेज, यानी कि जो हमारे यहाँ पे अभी देखा था ना कि हमारे यहाँ पे जब लेट रिस्पॉन्स होता है तो उसके अंदर हमारे जो एनएडी काइनेज होंगे ना वो हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ पे एनएडी पॉजिटिव को हमारा किसके अंदर कन्वर्जन हो जाएगा, उसको एनएडी पॉजिटिव या फिर जो हमारे एनएडीपीएच है उसके अंदर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो यहाँ पे हमारे मेम्ब्रेन है उसकी बायोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा कैल्शियम रिलीज हुआ है ना उसका जो मेजर इफेक्ट होता है वो हमारा किसके लिए होता है, स्लो प्रोसेस के लिए, जो हमारी स्लो ब्लॉक पॉलिस्पर्मी था तो उसके अंदर हमारे क्या होता है कि जो कोर्टिकल ग्रेनुल्स होते हैं ना उसकी हमारी एक्सोसाइटोसिस हो जाती है, मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज होंगे, और वहां पे हमारा जो इसका कंटेंट होगा कोर्टिकल ग्रेनुल्स का वो हमारा एग मेम्ब्रेन के आउटर साइड में हमारा रिलीज हो जाता है, जिससे क्या होगा, स्लो ब्लॉक टू पॉलिस्पर्मी होगा और फॉर्मेशन ऑफ हाइलिन लेयर होगी, ठीक है। और जो हमारी ये हाइलिन लेयर थी ना ये आपको याद में रखना है, ये हमारा कब इंपॉर्टेंट होगी, जब हमारी यहाँ पे क्लीवेज होती है, ठीक है। तो ये जब क्लीवेज होगी ना तो उस टाइम पे क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी एग मेम्ब्रेन को, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लास्ट यहाँ पे बात करते हैं, जब यहाँ पे हमारा जो स्पर्म था वो हमारा एंट्री कर चुका है, एंट्री करने के बाद हमारी यहाँ पे डिफरेंट स्लो और हमारी जो फास्ट ब्लॉक था वे हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे लास्ट में क्या रहेगा, आफ्टर द स्पर्म एंड एग सेल मेम्ब्रेन फ्यूजन द स्पर्म न्यूक्लियस एंड इट्स सेंट्रियोल सेपरेट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया एंड फ्लैजेलम। अब क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि जो हमारा स्पर्म होता है ना वो जब एग के अंदर एंट्री करेगा तो हमारे यहाँ पे क्या क्या एंट्री करते हैं, एक तो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस एंट्री करेगा, एक हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंट्री करता है, और एक हमारे यहाँ पे फ्लैजेलम एंट्री करेगा। बाकी का जो कंटेंट होगा वो हमारे यहाँ से रिलीज हो जाता है पहले, ठीक है, यानी कि वो एग के अंदर एंट्री कर ही नहीं पाता। अब एंट्री करने के बाद कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब यहाँ पे हमारी डिफरेंट प्रोसेस चल रही है तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया और फ्लैजेलम होंगे ना वो हमारे यहाँ पे डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। उनकी डिग्रेडेशन के बाद क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा ना वो, जैसे कि ये हमारा किसका हो गया, स्पर्म का न्यूक्लियस हो गया, और जो हमारे यहाँ पे एग का न्यूक्लियस होगा उन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो जाती है, फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द फ्लैजेलम डिसइंटीग्रेट इनसाइड द एग व्हाइल स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विद द एग न्यूक्लियस, ठीक है। बिफोर फ्यूजन स्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सम चेंजेस इंक्लूडिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। अब जब हमारा यहाँ पे जो स्पर्म का न्यूक्लियस था ना जब वो
एग के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा, उसके साथ फ्यूज होगा, तो उससे पहले हमारी यहाँ पे रिएक्शंस होगी कुछ, जैसे कि जो यहाँ पे अगर हम स्पर्म न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा ना, उसके अंदर हमारा जो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो हमारी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और डिसइंटीग्रेट होने की वजह से ये क्या कर पाएगा, जो यहाँ पे एग का जो न्यूक्लियस होगा ना उसके साथ रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे एग न्यूक्लियस था ना हमारा, ठीक है, यानी कि जो एग का जो क्रोमोसोम था वो हमारा क्या हो जाता है, डिकंडेंस हो जाएगा, और डिकंडेंसेशन के बाद ये क्या कर पाता है, जो एग का न्यूक्लियस होगा ना उसके साथ यहाँ पे रिएक्ट कर पाएगा, और उससे हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जेनेटिक फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, जो हमारे सी अर्चिन का हमने केस देखा था, उसके अंदर हमारी जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही थी, और उसके अंदर हमारी जो डिफरेंट टाइप की पोलिस्पर्मी रहती है उसके भी हमने यहाँ पे केस लिया, ठीक है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।